कि खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो, हमारे ऊपर हमला हो गया है। अचानक फायरिंग की आवाज़ आने लगी और हम परेशान होकर दुबक कर गाड़ियों में बैठ गए। और उस वक्त अचानक शहर में एक नारा बुलंद हुआ, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हिंदुओं और सिखों की ज़्यादा थी, लिहाजा उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया। मेरी एक भाभी थी, उसका पूरा खानदान खरगोदे में वाक़ था। इस वाक़े के एक दिन पहले हम अपनी भाभी को खरगोदे से ज़िला रोहतक ले आए। 2-4 दिन के बाद वहाँ से एक लुटा पिटा काफिला रोहतक में दाखिल हुआ और उसने हमें बताया कुछ बच्चियाँ जो बालिग थी उस वक्त, उन्होंने भागकर कुओं में छलांग लगाई और बच्चों को उन्होंने अपनी आलियों पर उठाया। खरगोदे में जितने भी मुसलमान थे उन सबको हिंदुओं और सिखों ने मिलकर काट दिया है, उनको मार दिया है और उनकी लाशों को जला दिया है। अस्सलाम वालेकुम, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद इमरान जाफ़र। नाज़रीन, आज़ादी का महीना शुरू हो चुका है और लोग जश्न आज़ादी की तैयारियां बड़े जोश व खरोश से कर रहे हैं, मगर बहुत से लोग इस आज़ादी की कुर्बानियों और तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। और आज हमने अपने नाज़रीन के लिए एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात का एहतमाम किया है जो आज़ादी के मौके पर उनका बचपन था और उन्होंने आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान से पाकिस्तान हिजरत की और वो तमाम वाक़यात के ऐनी शाहिद हैं। और उनसे मुलाकात का मकसद यही है कि हम अपनी नौजवान नस्ल को जो है वो अपनी इस आज़ादी की तारीख़ से आगाह करें। जो कौमें अपनी तारीख़ें याद रखती हैं, अपनी इब्तदा को याद रखती हैं, वो सफ़ाए हस्ती पर कायम रहती हैं, और जो कौमें अपनी तारीख़, अपनी इब्तदा, अपनी इर्तिका को भूल जाती हैं, वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाती हैं। तो बहुत ज़रूरत इस अमर की है कि आज़ादी मनाने के साथ साथ आज़ादी के मुहर्रिकात और आज़ादी के लिए दी गई कुर्बानियों को भी याद रखा जाए ताकि हम अपने मुल्क को दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ा सकें। तो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त दिलावर हुसैन कुरैशी, जिन्होंने 7 साल की उम्र में सन 1947 में 14 अगस्त सन 1947 को इन्होंने अपने ख़ानदान के हमरा वहाँ से हिजरत की। बहुत से ऐसे वाक़यात के ये ऐनी शाहिद हैं जो उस वक्त पेश आए, वो मुश्किलात, वो मसाइब, वो कुर्बानियाँ, वो तमाम मसाइल, अपने घरों को छोड़ना, अपने आबाद इलाकों को छोड़कर एक नए मुल्क के लिए एक जज्बे के साथ आगे बढ़ना और उस नए मुल्क में पहुंचना, ये तमाम वाक़यात हम इनकी ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? तो दुआओं की ज़रूरत है, उसका करम है, अल्लाह ताला का फजल है। तो थोड़ा सा बताइएगा कि क़याम पाकिस्तान की जदोजहद के हवाले से जो आपकी याददाश्तें हैं। उस वक्त आपकी उम्र 7 साल थी, तो आपने जो कुछ उस वक्त देखा कि कैसे हम क़याम पाकिस्तान के मामलात की जानिब बढ़े और क्या क्या हमें उस वक्त वाक़यात पेश आए हमारी नौजवान नस्ल की आगाही के लिए, चूँकि आप इस राज के अमीन हैं, उस तारीख़ के अमीन हैं, और आप पे भी ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि अगली नस्लों को वो तमाम बातें जो हैं वो मुंतकिल की जाएँ। तो इस हवाले से हमारे इस प्रोग्राम में आप बताइएगा कि कैसे वो वाक़यात पेश आए, जद्दोजहद का आगाज़ कैसे हुआ और क्या मामला। पहले तो मैं आपकी अपने गरीब खाने पर तशरीफ़ लाने का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ये सुनहरी मौका फराहम किया और मुझे रोशनास कराया। तो दूसरी अर्ज़ ये है, आपने मुझसे जो सवाल किया है क़याम पाकिस्तान के बारे में, तो गालबन पाकिस्तान बनते वक्त मेरी उम्र तकरीबन 7 साल थी। मैं हिंदुस्तान के सूबा हरियाणा से के ज़िला रोहतक से ताल्लुक़ रखता हूँ। ये रोहतक एक मशहूर व मारूफ शहर है और इसमें मुसलमानों की अक्सरियत थी, ज़्यादा आबादी मुसलमानों की थी। उस वक्त मैं चूँकि बच्चा था, लेकिन समझ बूझ इतनी थी कि अपने बड़ों के साथ बाज़ारों में घूमता था, तफरीह करता था, सौदा सलब घर का लाता था। और उस वक्त अचानक शहर में एक नारा बुलंद हुआ, कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। तो ये नारा सुनते ही हमारे आबा व अजदाद और मुल्तान में शहर अपने ज़िला रोहतक में रहने वाले मुसलमानों में एक जोश और खरोश पैदा हुआ और वो जलसे और जुलूस निकालने लगे, उनमें शिरकत करने लगे, कायदे आज़म जिंदाबाद और पाकिस्तान के नारे लगाने लगे। और उन नारों को सुनकर हमारे जज्बात जो भड़क उठे और हमने
पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बड़े ज़ोर शोर से लगाया। यानी कि आपने अपने बुज़ुर्गों को पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आज़म जिंदाबाद के नारे लगाते सुना तो आप भी उसी जोश व खरोश में शामिल हो गए। तो उस वक्त जब क़याम पाकिस्तान का वक्त करीब था तो उस वक्त क्या वाक़यात पेश आए और क्या सूरत हाल थी आपके उस ज़िला रोहतक में? क़याम पाकिस्तान से कुछ दिनों पहले हमें पता चला कि जो हमारे मुज़ाफ़ाती इलाके थे उन इलाकों में जंग व जदल शुरू हो गया। चूँकि वहाँ पर आबादी हिंदुओं और सिखों की ज़्यादा थी, लिहाजा उन्होंने वहाँ पर मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया और यहाँ तक किया कि जितने मुज़ाफ़ाती इलाके थे वहाँ पर मुसलमान थोड़ी थोड़ी टोलियों की सूरत में कत्ल होने के बाद, ज़िबा होने के बाद अपने घरों और अपने खेतों खलिहानों को छोड़कर पाकिस्तान की तरफ रवाना होने लगे। तो उन्होंने हमारे रोहतक ज़िले में आकर पनाह हासिल की और यहाँ पर उन्होंने 2-4 दिन अपने डेरे लगाए और यहाँ पर हमने उन्हें खाने वगैरह की तवाज़ो की और उन्हें हमने बाइज़्ज़त वहाँ से पाकिस्तान के लिए रवाना किया। आपने ऑफ कैमरा एक इलाके का तस्करा किया, ग़ालिबन करकोदा या इस तरह से नाम लिया, तो वहाँ क्या अहम वाक़यात पेश आए इस दौरान? मेरी एक भाभी थी, उसका पूरा ख़ानदान खरकोदे में वाक़ था और ये खरकोदा जो है ज़िला रोहतक से थोड़े से फासले पर एक छोटी सी बस्ती पर मुश्तमिल था। तो इत्तेफाक से इस वाक़े के एक दिन पहले हम अपनी भाभी को खरकोदे से ज़िला रोहतक ले आए। 2-4 दिन के बाद वहाँ से एक लुटा पिटा काफ़िला रोहतक में दाखिल हुआ और उसने हमें बताया कि रोहतक में खरकोदे में जितने भी मुसलमान थे उन सबको हिंदुओं और सिखों ने मिलकर काट दिया है, उनको मार दिया है और उनकी लाशों को जला दिया है। कुछ बच्चियाँ जो बालिग थी उस वक्त उन्होंने भागकर कुओं में छलांग लगाई और बच्चों को उन्होंने अपने अनियों पर उठाया। सिखों के पास एक अन्नी होती है, उन्होंने अपने अनियों पर मासूम बच्चों को जिनकी उम्र 5-4 साल, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 2 महीने थी, अपनी अनियों पर उठाकर उन्होंने उनको मारा। हमारे ज़िले के आसपास जितने भी देहात थे वहाँ पर मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादती हुई और उन जगहों से बहुत कम मुसलमान जिंदा बचकर पाकिस्तान पहुँचे। हिजरत का सफ़र जब शुरू हुआ तो इसका आगाज़ कैसे हुआ और रास्ते में क्या वाक़यात पेश आए? ये जो काफ़िले मुज़ाफ़ाती इलाक़ों से शहर में आए थे तो ये रवाना हुए पाकिस्तान की तरफ पैदल, गधों, घोड़ों और बैलों की रेडियो में सवार होकर। तो हमारे ज़िले के लोगों ने भी एक बड़ी काफ़िले की सूरत में पाकिस्तान आने की तैयारी की, लेकिन उस वक्त वहाँ पर जो डीसी साहब थे उन्होंने हमें हुक्म दिया कि आप काफ़िले के साथ नहीं जाएंगे, हमने आपको ट्रेनों में भेजने का बंदोबस्त किया है और आप ट्रेनों के ज़रिए पाकिस्तान रवाना होंगे। तो आपने रोहतक से लाहौर तक का सफ़र रेलगाड़ी में किया और रेलगाड़ी में उस सफ़र के दौरान कौन से अहम वाक़यात पेश आए? हमारी गाड़ी रोहतक से पाकिस्तान के लिए रवाना हुई और गालबन अमृतसर से पहले कुछ फासले पर हमारी ट्रेन अचानक रुक गई और अल्लाह अकबर और नारे तकबीर के नारे बुलंद होने लगे और दूसरी तरफ से जय काल के नारे सुनाई देने लगे। तो जो इंतज़ामिया थी ट्रेन में उन्होंने फौरी तौर पर आवाज़ें दी कि खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो, हमारे ऊपर हमला हो गया है। अचानक फायरिंग की आवाज़ आने लगी और हम परेशान होकर दुबक्कर गाड़ियों में बैठ गए। चंद लम्हों बाद गाड़ी रवाना हुई तो हमारे बुज़ुर्गों ने मालूम किया कि गाड़ी क्यों रुकी थी। उन्हें पता चला कि सिखों ने और हिंदुओं ने मिलकर गाड़ी पर हमले की कोशिश की थी, मगर हमारी गाड़ी में 4 नौजवान राजपूत जिनका आर्मी से ताल्लुक़ था वो बम्बर राइफलों के गाड़ी में सवार थे और उन्होंने उस जत्थे की तरफ स्ट्रेट फायर किए और उन्होंने भगा दिया। और उसके बाद वो ड्राइवर भी हिंदू था जिसने गाड़ी रोकी थी, तो उनमें से एक जवान ने उसकी कनपट्टी पर अपनी गन रखी और कहा गाड़ी चला। वो मजबूर हो गया और उसने गाड़ी को रवाना कर दिया।
اور اس کے کچھ دیر بعد ہم پاکستان کی سرحد میں داخل ہو گئے. غالباً وہ لاہور شہر تھا. تو اس وقت کیا جذبات تھے جب آپ پاکستان کی سرزمین پر پہنچے؟ جس وقت ہم یہاں پر پہنچے تو ایک ہی نعرہ تھا جو پورے پاکستان میں میرے بزرگوں نے بتایا گونج رہا تھا. لیکن جس قافلے کے ساتھ ہم سوار تھے، جس ٹرین سے ہم آئے تھے، اور ہمارے ساتھ اور بھی دیگر لوگ تھے، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر پناہ گزین بھی آ چکے تھے، اور جو پیدل روانہ ہوئے تھے قافلوں کی صورت میں ان کا قیام بھی لاہور ہی میں تھا. غالباً وہ جگہ والٹن کی تھی. وہاں پر کیمپ لگائے گئے تھے اور ان کیمپوں میں ٹھہرا کر ہمیں کھانا وغیرہ دیا گیا. تو اس وقت صرف ایک نعرہ تھا، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد. اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی. ہمارے بزرگ ہمیں کہتے تھے کہ پاکستان اسلامی ریاست بنا ہے، یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی حاکمیت قائم ہوگی، ہمیں مکمل آزادی ہوگی، ہم چین اور سکھ کی زندگی بسر کریں گے، اور یہاں مکمل طور پر آزاد ہو کر ہم امن اور سکون سے زندگی گزاریں گے. اچھا، آپ نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا کہ روہتک میں آپ تھے اور قیام پاکستان کی کوششیں عروج پر تھیں، تو اس دوران جو ہے ہندوؤں اور سکھوں کے ایک بڑے جتھے نے آپ کے شہر پر حملہ کرنے کی کوشش کی، تو ایک غیبی آواز نے نعرہ لگا کر اس پورے شہر کو جگا دیا. تو یہ واقعہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین. ہمارے آبا و اجداد متلاشی تھے اس شخص کے جس نے نعرہ تکبیر کا نعرہ لگایا تھا، مگر عرصہ دراز تک ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلا کہ یہ نعرہ کس نے اور کہاں سے لگایا. صرف اتنا پتہ چلا کہ رات کے کسی حصے میں نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اور اس آواز کو سن کر جتنے بھی لوگ مکانوں کی چھتوں پر، کیونکہ گرمی کا موقع تھا، مکانوں کی چھتوں پر سوئے ہوئے تھے، وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے بیدار ہو کر اس نعرے کا جواب دیا اللہ اکبر کی صورت میں. اچھا، پاکستان کے نوجوانوں کے لیے، اس نسل نو کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ آپ نے وہ تمام مصائب، تمام قربانیاں، تمام جو ہجرت کی صعوبتیں ہیں آپ نے اور آپ کے خاندان نے برداشت کی اس آزاد وطن کے لیے، تو آج اس آزاد وطن میں رہنے والی نئی نسل کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں؟ جناب والا، پاکستان قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے مطابق اور جو علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا اس کے مطابق پاکستان بنا، اور علامہ اقبال کے ان شعروں نے ہمیں بیدار کیا. وہ شعر یہ ہیں: اٹھو اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخے عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، سلطان یہ جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کون تم کو نظر آئے مٹا دو، اور جس کھیت سے بہکا کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے انخوش گندم کو جلا دو. یہ نظریہ علامہ اقبال نے ہمیں دیا تھا، اور قائد اعظم نے اس نظریے پر تعمیل عمل کرنے کی ہمیں ہمت دی تھی اور ہمیں جرأت دی تھی. مگر افسوس پاکستان بننے کے بعد یہاں پر جو جاگیردارانہ نظام تھا اس نے ہمیں اس عمل پر عمل پیرا ہونے کی توفیق سے محروم کر دیا. پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان نے پاکستان کو ایک اچھی مملکت، اسلامی مملکت وجود میں لانے کی کوشش کی، اور انہیں اسی نظریے کے مطابق شہید کر دیا گیا. اس کے بعد ہمارے ملک پر جاگیرداروں، کسانوں اور آمرانہ ذہنیت رکھنے والے لوگوں نے مسلط ہو کر پاکستان کو اس نظریے سے دور کر دیا جو قائد اعظم نے ہمیں دیا تھا. قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنائیں گے، یہاں اسلامی قانون نافذ ہوگا. مگر افسوس اسلامی قانون کہاں ہے؟ یہاں پر تو وہی انگریز والا 1935 ایکٹ آف انڈیا قائم ہے آج تک. یہاں پاکستان میں اسلامی قانون رائج نہیں ہے. اگر یہاں اسلامی قانون رائج ہوتا تو ہم آج جس حالات سے گزر رہے ہیں اس حالات سے ہمیں واسطہ نہ پڑتا. ہماری نوجوان نسل کو ان جاگیردانہ نوجوانوں نے، سرمایہ کاروں نے، جاگیرداروں نے ہمارے اس نظریے کو پس پشت ڈال دیا، اور پاکستانی نوجوان بے راہبی کا شکار ہو گئے. تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی ان قربانیوں کو
مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں ایک فلاحی مملکت قائم کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے اخلاق کو درست کریں گے اور پاکستان کو ایک اچھے پاکستان کی صورت میں لائیں گے۔ جی ناظرین، دلاور حسین قریشی سے آپ کی گفتگو، آپ کی نظر کی ہم نے، انہوں نے وہ تمام واقعات بتائے جو اس وقت 14 اگست سن 1947 کو ہجرت کے موقع پر پیش آئے، اور ان تمام صعوبتوں کا مختصر الفاظ میں ان تمام مصائب کا تذکرہ کیا جو ہجرت کے دوران پیش آئیں، ان تمام قربانیوں کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ تمام باتیں ہماری نوجوان نسل تک منتقل ہونی چاہیے، انہیں معلوم ہو کہ یہ وطن ایسے ہی نہیں مل گیا، اس کے لیے ہماری قوم کو، ہمارے آباء و اجداد کو آگ اور خون کا ایک دریا پار کرنا پڑا ہے۔ تو اس کے بعد اتنی قربانیوں کے بعد جب ہم نے یہ وطن حاصل کر لیا تو جن مقاصد اور جن بنیادی نقطوں پر ہم نے اس جد و جہد کا آغاز کیا، تو اس جد و جہد کو ہم فراموش کر بیٹھے اس دور میں، اور اسی بات پہ شکوہ کنان نظر آتے ہیں دلاور حسین قریشی کے، انہوں نے اور ان کے آباء و اجداد نے جو یہ ہجرت کا سفر کیا اور مصائب برداشت کیے، جس مقصد کے لیے، وہ مقصد جو ہے وہ پس پشت ڈال دیا گیا۔ تو نوجوان نسل سے امید رکھتے ہیں کہ یہ اس مقصد کو دوبارہ اجاگر کریں اور اپنے وطن کو بہتر سمت کی جانب گامزن کریں۔ مزید جو ہے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینلز کے ساتھ جڑیے رہیے۔ محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔